हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। चूंकि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर डेली जो है हमेशा कुछ रेलेवेंट टॉपिक के साथ यहाँ हाजिर होते हैं। तो आज है यहाँ पर कि नोबेल प्राइज़ 2025 का किसको मिला, लिटरेचर का। देखिए, साहित्य का नोबेल मिलना ये क्या है, एक तरह से अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साहित्य उसे कहते हैं हम लोग जो एक तरह से समाज का आईना हम कह सकते हैं, है ना। साहित्य अपने आप में क्या होता है कि ये हमारे समाज का मिरर होता है। और साहित्यकार जो होता है वो इस समाज को परखने वाले है ना। हर दौर में ऐसे साहित्यकार रहे हैं, जैसे आपको पता होगा मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, है ना। अलग अलग साहित्यकार जो हो गए जिन्होंने हमेशा समाज के बारे में, समाज के कुछ वैसे हिडन ट्रूथ को क्या किया है, सामने लेकर के आए हैं, जो हमेशा क्या रहा है, एक्सेप्शनल रहा है। तो उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि इस बार का 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है और इनके बारे में भी देखेंगे कि ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 2025 का नोबेल पुरस्कार। इसके ये अब तक में आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। वैसे देखिए, साहित्यकार तो सभी अपने आप में क्या होते हैं, बहुत सम्मानित होते हैं, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं से आपको क्या करता है, और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में हम देखेंगे यहाँ पर द नोबेल प्राइज जो है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि इन लिटरेचर इंस्टीट्यूटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल्स विल is awarded annually by the Swedish Academy to an author who has produced the most outstanding work in an ideal direction। तो जो अल्फ्रेड नोबेल जो रहे, जिनके नाम पे ये नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो उनकी वसीयत के अनुसार हम क्या देखते हैं कि ये साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और स्वीडिश एकेडमी द्वारा ये प्रतिवर्ष एक लेखक को, एक ऐसे लेखक को ये दिया जाता है जिसने एक आदर्श दिशा में सबसे उत्कृष्ट कार्य किया हो, यानी कि एक बहुत ही नोबल, या जो जिन्होंने एक बहुत ही आइडियल डायरेक्शन में क्या किया हो, इस कार्य को संपादित किया हो, तो उन्हें क्या किया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और साहित्य के नोबेल के संदर्भ में कहा जाए तो हमने क्या देख रहे हैं कि खास तौर से जिसके लेखनी ने समाज को एक दिशा दिया हो, है ना, एक दिशा दिया हो, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं द प्राइज कैरीज, यानी ये जो प्राइज आप देख रहे हैं, अ कैश अवार्ड ऑफ 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निजेशन एज द वर्ल्ड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। यानी जब साहित्य का जब पुरस्कार दिया जाता है तो ये 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन इसमें आपको इनाम राशि के तौर पर मिलती है, और साथ ही ये साहित्य का सबसे सर्वोच्च सम्मान है जो जिसको भी मिलता है। ये समझिए कि अपने आप में क्या एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी लेखनी जो है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, जो राइटर्स हैं वो तो अपने आप में क्या है, उनकी लेखनी कुछ ना कुछ कमाल करती है, या फिर लोगों के लिए कुछ ना कोई क्या एक मैसेज देती है। तो इस बार का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, इनका नाम है लाज़्लो कारजान, जो है कारजाना होराकाई। तो ये कहाँ के, ये हंगरी के रहने वाले हैं। और ये देखेंगे सबसे पहले कि लाज़्लो कारजाना होराकाई for his compelling and visionary overview that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the power of art। तो इनको मिला है इस बार का नोबेल पुरस्कार का साहित्य सम्मान जो कहते हैं यहाँ पर। तो इनके बारे में आइए देखते हैं कि क्या इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। तो बॉर्न इन 1954 इन ग्वायला हंगरी, ये हंगरी में इनका जन्म हुआ है। और जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्राजाना होरकाई जो है इज नोन फॉर हिज डेंस, यहाँ ध्यान रखिएगा, डेंस फिलोसॉफिकल एंड अपोकैलिप्टिक प्रोज डीपली रूटेड इन द सेंट्रल यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन काफ्का एंड थॉमस बर्नहार्ड। तो 1954 में ये हंगरी के ग्वाला में जन्मे हैं। और जो क्राजना होरकाई के बारे में अगर बात किया जाए तो ये अपने बहुत ही डीप और डेंस फिलोसॉफिकल थॉट्स के लिए जाने जाते हैं अपनी लेखनी में, जो बहुत ही क्या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब डेंस रहता है, बहुत डीप फिलोसॉफिकल थॉट्स होता है। और माना जाता है कि इसकी जड़ें जो हैं, यानी इनके रचनाएं जो हैं, उनकी जड़ें हम क्या देख रहे हैं, काफ्का और थॉमस बर्नहार्ड की मध्य यूरोपीय साहित्यिक परंपरा में गहराई से क्या है, निहित है। अब देखते हैं कि हिज राइटिंग इज ऑफन मार्क्ड बाई जो है एब्सुर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड एंड ग्रोस्टिक रियलिज्म, एक्सप्लोरिंग काओस, फेथ एंड ह्यूमन रेजिलियंस एंड डिके। इनके लेखन में मतलब कहा जाता है कि अक्सर जो है जो कई बार एक वर्ड आता है बेतुकापन, शायद वो हम और आप नहीं समझ पाए, लेकिन इनकी लेखनी में हम क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसी बातें
जो खास तौर से अस्तित्ववादी भय, विचित्र यथार्थवाद, यानी एक ऐसा यथार्थवाद को दिखाता है जो अपने आप में क्या है, जो विचित्र है, की झलक मिलती है। अच्छा, उसके साथ-साथ जो पतन के बीच अराजकता, आस्था और मानवीय जो हम कितने जो हैं ह्यूमन रेज़िलियंस, हम कहाँ तक अपने आप को वहाँ तक जोड़ पाएँ, कहाँ तक टिक पाएँ, कि लचीलेपन की पड़ताल करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो क्राज़न होरकाई जी जो हैं, इनकी जो लेखनी है, ये मेनली बहुत ज़्यादा फिलॉसॉफ़िकल थॉट्स से जुड़ी हुई है, बहुत डीप रूटेड है। उसके अलावा ह्यूमन एक्जिस्टेंस के बारे में कि क्या है, हमने क्या किया, हमने क्या मतलब कहाँ तक हम जा चुके हैं, तो उससे रिलेटेड। उसके अलावा जो है बहुत सारे समाज के वैसी बातें जो जिस पर कई बार क्या होता है कि हम आम या कॉमन पीपल की नज़र नहीं जाती है, तो वो क्या है, उसके ऊपर क्या करना, उसके ऊपर जो है लिखना और उन सब बातों को बाहर लेकर के आना, ये अपने आप में क्या है, एक अपने आप में कला है, अ, जो कि काज़न होरकाई जो हैं, ये इनके द्वारा इसे क्या किया गया है, लाया गया है। नोटेबल वर्क्स में हम देखेंगे यहाँ पे इनका, वो है आपको सेंटेनगो। अब ये सेटेंटगो जो है 1985 में, ये इनकी डेब्यू रचना भी थी। डेब्यू रचना का मतलब ये होता है कि पहली रचना और पहली जो लेखनी जो कि इन्होंने लिखी थी, हिज डेब्यू नॉवल, अ डार्क सरिल पोर्ट्रेयल ऑफ अ कोलैप्सिंग विलेज become a modern classic and was adopted in a 7 hour film by बेलाटार। तो सतांतगो जो आप देख रहे हैं 1985 में, ये इनकी पहली उपन्यास थी, है ना। और खास तौर से इसमें एक ढहते हुए गांव के बारे में, एक कोलैप्स करता हुआ गांव या फिर एक कह सकते हैं एक पतनशील गांव के बारे में इसमें क्या किया गया, बताया गया है। उसके अलावा एक उसका एक ऐसा चित्रण किया गया सैंतगो में, एक आधुनिक क्लासिक इसे बनाया गया। बाद में बेलाटार जो है इनके द्वारा इस पर एक फिल्म भी बनाई गई। तो सतांतगो जो है एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ सिविलाइजेशन, फॉर एग्जांपल जैसे एक सिंपल सी बात समझिएगा कि दुनिया में अलग अलग सभ्यताएं पनपी, फॉर एग्जांपल इंडस सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन जब डेवलप हुई तो उसका कोलैप्स भी हुआ। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कई बार जो है कैसे जो इस वर्ल्ड में इस टाइम पर अगर कोई विलेज कोलैप्स करता है तो वो किस तरह से होगा और उसको किस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सतांतगो में। उसके अलावा जो है इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द मेलांचोली ऑफ अ रेसिस्टेंस, एक्सप्लोर मोरल कोलैप्स एंड ऑथोरिटेरिज्म इन अ स्मॉल हंगेरियन टाउन। एक इनकी रचना है जिसका नाम है द मोलांचोली ऑफ रेजिस्टेंस, 1989 में इन्होंने इसे लिखा था। ये एक छोटे से हंगेरियन शहर में नैतिक पतन और अधिनायकवाद की पड़ताल करता है। देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं ना यहाँ पर कि जो मोरल कोलैप्स या एथिकल, क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वैल्यूज का डिक्लाइन हो जाना, और ऑथोरिटेरियनिज्म जो है जिसमें अधिनायकवाद या आप ये कह सकते हैं कि उसमें डिक्टेटरशिप जैसे एलिमेंट्स का आ जाना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको इन्होंने अपने मेलांचोली ऑफ द रेजिस्टेंस में रूपांतरित किया था। तो अभी आपसे मैंने बताया कि खासतौर से अपनी डार्क लेखनी के लिए जाने जाते हैं। डार्क लेखनी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी बातें, या फिर जो दो तरह के राइटर्स होते हैं, एक वो जो बहुत हैप्पी हैप्पी बातें लिखते हैं जिसको पढ़ने के बाद यू फील लाइक कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ करके। एक वो होते हैं जो समाज की वैसी जो घृणित पक्ष हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसे पक्ष जो बहुत ही डरावने हैं, जिसे कई बार आप सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, लेकिन उसको कई बार राइटर्स क्या करते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। तो वैसे कुछ हिडन जो बातें हैं वो भी क्या करते हैं, ये इनके द्वारा जो है हुरांसकोई जो आप देख रहे हैं, इनके द्वारा इसे लाने की कोशिश की गई। इनकी रचना एक और है जिसका नाम है वॉर एंड वॉर, 1999। ये ए मेडिएशन ऑन वायलेंस हिस्ट्री एंड ट्रांसडेंस थ्रू द आईज ऑफ एन आर्काइविस्ट। एक जिसको पूरा लेखपाल जिसको कहते हैं, जो एक आर्काइविस्ट की नज़र से हिंसा इतिहास, है ना। और खास तौर से हम क्या देख रहे हैं कि ट्रांसडेंस जो है, ट्रांसडेंसेंस पे जो है कैसी किस तरह की बात ये लिख सकते हैं, तो इनके द्वारा ये रचना की गई। उसके बाद है आपको हर्षिट, हर्षिट 07769, 2018 में एक इनका ये रिसेंट वर्क रहा। ये डिपिक्ट करता है जर्मन सोशल अनरेस्ट विथ प्रिसिशन एंड एम्पैथी हेल्ड एज अ ग्रेट कंटेम्पररी जर्मन नॉवेल। जर्मन सामाजिक अशांति को सटीकता और सहानुभूति के साथ इन्होंने क्या किया, चित्रित करने वाली एक हालिया कृति जिसे एक महान समकालीन जर्मन उपन्यास कहा जाता है। तो जो लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि इसका क्या रहा है, इसका अपना इंपॉर्टेंस रहा है। तो इनकी जो रचनाएं आप देख रहे हैं, चाहे वो सैटांटिगो हो जाए,
चाहे वो वॉर एंड वॉर हो जाए, चाहे वो हर्स्ट हो जाए। हर्स्ट के बारे में आपने देखा यहाँ पे कि एक ऐसे जर्मन सोशल अनरेस्ट के बारे में यहाँ पे क्या किया गया, बताया गया है। और उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, खास तौर से ये हालिया जो अभी के टाइम की जर्मन सामाजिक अशांति को बहुत ही सटीकता और सहानुभूति के साथ इन्होंने क्या किया है, चित्रित किया है। एक कृति है जो कि महान समकालीन जर्मन उपन्यास इसको कहा गया है। तो इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं कि जो भी आप देख रहे हैं वो क्या है, वो अपने आप में क्या है, बहुत ही अलग है, बहुत ही अनोखी है। जब लिटरेरी लेगेसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, करजान होरकाई जी के फिक्शन जो है ब्रिजेस मेटाफिजिकल इंक्वायरी एंड सोशल क्रिटिकल, पोजिशनिंग हिम अमंग द मोस्ट फॉर्मिडेबल यूरोपियन वॉइसेस ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एरा। यानी जो क्राजन होरकाई जो हैं, इनके उपन्यास जो है आध्यात्मिक अन्वेषण और सामाजिक आलोचना के बीच सेतु का काम करता है, जो उन्हें उत्तर आधुनिक युग यानी जो हम देख रहे हैं पोस्ट मॉडर्न एरा, उसमें इन्हें क्या करता है, बिल्कुल ही अलग यानी कि एक सशक्त यूरोपीय आवाजों में से एक बनाता है इनको। और हिज लॉन्ग रिदमिक सेंटेंसेस यानी लंबे रिदमिक सेंटेंसेस, इंटेंस इमेजरी इवोक बोथ स्पिरिचुअल डिसअपेयर, आर्टिस्टिक रिडेम्पशन, डिफाइनिंग हिज यूनिक लिटरेरी स्टाइल। खास तौर से जो इनकी रचनाएं हैं उसमें हम क्या देख सकते हैं कि इनके लंबे क्या हैं, लयबद्ध, यहाँ देख सकते हैं लंबे लयबद्ध वाक्य हैं, गहन कल्पनाएं हैं, यानी बहुत डीप क्या है उसमें, डेप्थ में इमेजिनेशन है। आध्यात्मिक निराशा, कलात्मक मुक्ति दोनों को उद्घाटित करती हैं। इनकी अनूठी साहित्यिक शैली को परिभाषित करती है। यानी जब हम यूरोप की बात करते हैं, सो स्पेशली इन पोस्ट मॉडर्न एरा, क्राजन होरकाई जो हैं, इनकी रचनाएं जो हैं वो बहुत क्या है, यूनिक है। उत्तर आधुनिक काल में सबसे ज्यादा सशक्त यूरोपीय आवाज के तौर पर उभर कर ये सामने आए हैं। और इन्होंने हर वो बात को लिखी है जो कई बार समाज में अनदेखी रह जाती है, जैसे अधिनायकवाद है ना, जैसे आप कह सकते हैं मोनोपोली क्रिएट करना। तो ये सारी चीजें हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि क्राजन होरकाई जो हैं, इनकी रचनाओं में ये चीजें साफ तौर से झलकती हैं, ये चीजें साफ तौर से दिखाई देती हैं। और यही कारण है जो, जैसे कि इनकी रचनाओं का आपने देखा कि एक लिगेसी है इनके कार्य का। एक लिगेसी का मतलब होता है कि एक लंबी विरासत है, जैसे वॉर एंड वॉर, उसके अलावा हर्स्ट आपने देखा, वो भी क्या है यहाँ पर आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी में अगर देखा जाए तो एक बहुत बेहतरीन जर्मन उपन्यास में इसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। सेटेंटिगो के बारे में आप देख सकते हैं कि एक ऐसा कोलैप्स करता हुआ गांव जिसकी कहानी इन्होंने बहुत शानदार तरीके से पोर्ट्रे किया है। द मोलांजली ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एक देखिए, जब हम मोरल कोलैप्स की बात करते हैं, मीन्स कहते हैं कि भाई कोलैप्स करना अलग तरीके से, जब हम बात करते हैं कि जब आपका नैतिक पतन होता है, तो जब हम नैतिक पतन की ओर जाते हैं तब समाज किस दिशा में जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पर भी इनकी क्या है, रचना है सैद्धांतिको, वो उसी पर है। तो आप देख सकते हैं जैसे मोरल कोलैप्स के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें मोरल कोलैप्स के बाद ही अधिनायकवाद अगर आता है कहीं पर भी, तो इट मीन्स या वहां पर कोई कहीं पर भी कोई व्यक्ति अपने आप को सुपेरियर डिक्लेयर करता है, घोषित करता है कि दैट आई एम द सुपेरियर वन, आई एम द हीरो जो है, आई एम होल एंड सोल ऑफ यू। तो इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो व्यक्ति क्या है, अपने आप को क्या कर रहा है, अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। और ये एक समाज के नैतिक पतन का क्या है, एक तरह से ये रिफ्लेक्शन है, क्योंकि लोगों की सहमति उसके साथ थी जिसने उसके मनोबल को क्या किया, लगातार बढ़ाया है। एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑन दैट स्टेज और लेवल। अगर वो वहां पहुंचा है तो इसमें समाज का भी कहीं ना कहीं से क्या रहा, बड़ी रोल, बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे जब हिटलर की बात आती है तो क्या हिटलर स्वयं से हिटलर बन गया? नहीं, हिटलर को धीरे धीरे समाज का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ था। और एक समय ऐसा आया कि जर्मन के लोगों का मोरल जो है कोलैप्स हुआ, जिसके कारण वो भूल गए कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, मानवता क्या होती है, और उन्होंने पूरी तरह से खुल के साथ दिया हिटलर का। सो बेसिकली दिस रिफ्लेक्ट द मोरल कोलैप्स ऑफ अ सोसाइटी ऑल्सो। तो इसको भी इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया, उकेरा है। तो ये जो है, दिस इज ऑल अबाउट द, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो होरांस्की जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, कजान को जो है, यहाँ पर जो क्राजन होरकाई जो है यहाँ पे, तो क्राजन होरकाई जो है, इनको 2025 का नोबेल साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। तो इसके पीछे का कारण आप देख सकते हैं कि इनकी रचनाएं जो हैं बहुत डेप्थ में हैं और बहुत डीप रूटेड हैं, और उसमें
ऐसे पहलुओं को और ऐसे पक्षों को दिखाया गया है जो कई बार क्या होते हैं समाज में, जिसे हम देखना नहीं चाहते या देख के अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि दैट्स व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज द पोस्ट मॉडर्न वॉइस ऑफ द यूरोप ऑल्सो, यानी उत्तर आधुनिक काल में ये यूरोप की आवाज माने गए हैं। यही कारण है कि इसमें का नाम आया। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोबेल लिटरेचर पुरस्कार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।